एपिसोड की शुरुआत में जिन्वू 18th फ्लोर पर वहाँ के बॉस से लड़ रहा था। वो डीमन लड़ तो अच्छा रहा था पर जिन्वू के आगे टिक नहीं पाता। जिन्वू उसे पकड़कर अपने तलवार से मारने ही वाला होता है कि वो डीमन कहता है, मैं हार मानती हूँ, मैं हार मान रही हूँ, प्लीज मुझे मत मारना। जिन्वू हैरान हो जाता है और फिर उसका हेलमेट निकालता है। वो एक फीमेल डीमन थी जो थोड़ा थोड़ा ह्यूमन जैसी दिखाई दे रही थी। 私の負けです。 जिन्वू उसे छोड़ देता है और कहता है, पहले हमला किया और अब माफी मांग रही हो, वो भी तब जब तुम्हारे सारे लोग मर चुके हैं। वो कहती है कि एक नाइट का काम ही लोड की सुरक्षा करना होता है और जब तक वो ठीक है वो लोग खुश ही रहेंगे। जिन्वू को थोड़ा अजीब लगता है पर वो उसे छोड़कर जाने लग जाता है। इसका फायदा उठाकर वो लड़की अपना हथियार निकालकर जिन्वू की तरफ बढ़ने लग जाती है उसे मारने के लिए। पर तभी उसके बीच में टस्क आ जाता है सॉन्ग ऑफ प्रोटेक्शन की पावर के साथ। जिन्वू उससे पूछता है इसका क्या मतलब है। वो लड़की डरते हुए कहती है, मेरी मेरी जान बख्श दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगी, प्लीज। जिन्वू उससे पूछता है कि क्या उसे अगले फ्लोर के एंट्री परमिट के बारे में पता है। वो लड़की कहती है कि वो परमिट उसकी फैमिली के पास है, वो चाहे तो वो खुशी खुशी उसे दे देगी और बाकी फ्लोर के परमिट के लोकेशन के बारे में भी उसे पता है। अगर वो उसकी और उसकी फैमिली की सुरक्षा की गारंटी लेता है तो वो उसे वहां ले चलेगी। पर वो एक क्वेश्चन पूछता है कि आखिर वो है क्या। दूसरी तरफ एक सिटी में आन डीमन ने दहशत फैलाया हुआ था। चारों तरफ बस तबाही और मौतें थे। वो लड़की जिन्वू को बताती है कि वो रडायरू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी एजाइल है। पर जिन्वू कहता है कि उसका मतलब ये नहीं था। उसे लगा कि सिस्टम से उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जैसे बारका से मिला था। जिन्वू उससे एक और सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें अपने मन में लगातार इंसानों को मारने की आवाज सुनाई देती है। एजाइल कहती है कि नहीं, लेकिन जब से वो यहाँ पर आई है तब से उसे कुछ सुनाई दे रहा है, अपनी धरती को बचाओ। जिन्वू हैरान हो जाता है और शौक से पूछता है, जब से यहाँ पर आए हो तब से, उससे पहले तुम कहाँ पे थे। इज़ाइल कहती है, डीमन रेल में, लेकिन जब उनकी आंख खुली तब वो यहाँ पर थे। जिन्वू फिर पूछता है, और तुम डीमन रेल में क्या कर रहे थे। तभी इज़ाइल को कुछ अजीब होने लग जाता है। वो अपने कंट्रोल में नहीं थी। वो कहती है, जंग, हम जंग की तैयारी कर रहे थे। जिन्वू पूछता भी है, किसके खिलाफ। इज़ाइल कहती है, एक दुश्मन जो इतना ताकतवर था कि सारे डीमंस को एक साथ आना पड़ा। हमारे बीच जंग शुरू होने वाला था कि, और पूरा बोलती उससे पहले फिर से इज़राइल को कुछ होने लग जाता है और इस बार कहती है, इस जानकारी को बताने की इजाजत नहीं है, इसलिए इस बातचीत को यहीं समाप्त किया जाता है। और फिर इतना कहकर इज़राइल बेहोश हो जाती है। जिन्वू इज़राइल को गिरने से बचा लेता है और उसे अब लगता भी नहीं कि इससे ज्यादा उससे कुछ अगलवा पाएगा। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन का अंट अटैक के ऊपर मीटिंग चल रहा था। ये हमला जापान के बॉर्डर पर हुआ था। लगभग 294 नागरिक मारे गए और 108 हंटर्स तैनात थे उनका मुकाबला करने के लिए, जिनमें से 4 ई रैंक, एक सी रैंक और एक बी रैंक मारे जा चुके हैं। चेयरमैन गो हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये सब बस एक आंट ने किया था। जिनचुल बताता है कि बाद में ए रैंक हंटर पहुंच के उसे खत्म कर चुका है, मतलब एक आंट ए रैंक हंटर के बराबर का है। चेयरमैन गो कहते हैं कि ये हमला जीजू आइलैंड के 120 किलोमीटर दूर हुआ है और अगर उन आंट्स ने उड़ने की काबिलियत हासिल कर ली है तो वो जल्द ही उनकी जमीन पर भी पहुंच जाएंगे। वो फौरन जापान से जॉइंट ऑपरेशन शुरू करने के लिए कहते हैं। हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन होने के नाते वो ऑर्डर देते हैं कि जीजू आइलैंड पर 4th रेड ऑपरेशन शुरू किया जाए। उधर जिन्वू और इज़राइल टस पर बैठे आगे बढ़ रहे थे। इज़राइल को अब अच्छा लग रहा था। वैसे वो लोग रडारू फैमिली कैसल के पास पहुंच जाते हैं। परमिट उसके अंदर है। इज़राइल के पिता जिन्वू को उसके साथ देखकर हैरान और गुस्सा दोनों हो जाते हैं। वो इज़राइल पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि वो किसे अपने साथ ले आई, क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा वो शैतानों की टोली जो उसकी परछाई में छुपे हुए हैं। उसे लग रहा था कि जिन्वू उसकी बेटी को ढाल बनाकर उसके महल पर कब्जा करने आया है, इसलिए उसके सारे सोल्जर्स जिन्वू पर हमला करने के लिए हथियार तान देते हैं। जिन्वू कहता है कि उसकी और इज़राइल के बीच में समझौता हुआ है कि अगर वो उसे परमिट दे देता है तो वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इज़राइल के पिता पहले से ही डरे हुए थे क्योंकि उन्हें पता था जिन्वू के पावर के बारे में। जिन्वू ने वॉल्कन और म्यूटस को हराया हुआ था, इसलिए वो परमिट दे देते हैं। जिन्वू को यही तो चाहिए था। उसके पिता अब जिन्वू को जाने को कहते हैं, उसको जो चाहिए था वो मिल चुका है ना। पर जिन्वू कहता है कि वो इज़राइल को भी अपने साथ लेकर जाएगा क्योंकि उसे दूसरे फ्लोर्स के परमिट के लोकेशन के बारे में पता है। उसके पिता तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं पर वो एक ही सवाल पूछते हैं कि क्या वो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। जिन्वू हाँ कहता है। अब क्या कर सकते थे, उसके पिता उसे ले जाने के लिए इजाजत दे देते हैं।
जिन्वू एजाइल की मदद से डीमन नाइट को मारते हुए 89th फ्लोर तक पहुंच चुका था। अब तो इग्रिस और टैंक भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, लेकिन एजाइल ऊपर के बॉस के साथ समझौता के लिए कुछ ढूंढ रही थी। एजाइल कहती है कि 19th फ्लोर से ऊपर एलिट्स का इलाका है। अब तक वो लोग जिनसे लड़े हैं वो लोग हजारों गुना ताकतवर हैं, इसलिए सही होगा कि वो उनसे बातचीत कर कर सौदा करे। तभी जिन्वू कहता है, अगर मैं तुम लोगों से कमजोर होता तो क्या तुम मेरे साथ डील करते? यही होता है, तुम डीमंस हमेशा हायरार्की में टॉप पर जाने के लिए लड़ते हो, है ना? मैं रेडाइसू फैमिली को उस हायरार्की में सबसे टॉप पर देखना चाहता हूँ। एजाइल खुश हो जाती है और जिन्वू से पूछते हैं कि आखिर उसने उसकी फैमिली को क्यों बख्शा। जिन्वू कहता है, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो इसलिए। ये सुनकर एजाइल बुरी तरह शर्मा जाती है। और सही में 19th फ्लोर के आगे डिफिकल्ट लेवल में अचानक से उछाल आ गया था। सारे मॉन्स्टर्स ताकत और संख्या दोनों में ही अलग लेवल पर थे, लेकिन जिन्वू भी कम नहीं था। वो तेजी से सभी को मारते हुए फ्लोर पे फ्लोर चढ़ता हुआ जा रहा था। दूसरी तरफ हंटर गिल्ड का लीडर जोंगिन चाहे को बताता है कि वो दोनों फोर्थ जीजू आइलैंड रेड के लिए बुलाए गए हैं। व्हाइट टाइगर से हंटर बेक को भी और साथ में कंट्री के बाकी एस रैंक हंटर को भी बुलाया है, और साथ में उनका जापान के साथ जॉइंट ऑपरेशन है, लेकिन उसके लिए अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई। लेकिन इसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। प्लान डिसाइड करने के लिए जापान की सबसे बड़ी गिल्ड के हंटर्स यहाँ आने वाले हैं। उधर जिन्वू एजाइल के साथ 100th फ्लोर पर पहुंच चुका था, पर वहां पर कुछ नहीं था, बस अंधेरा था। तभी आसमान से लाइटनिंग ड्रैगन उड़ते हुए वहां पर आ जाता है और उसके पीठ पर बैठा हुआ था डीमन मोनार्क द बैरन। उसकी पावर देखकर तो जिन्वू भी हैरान हो गया था कि आखिर वो उसे हरा भी सकता है, क्योंकि उसका ऑरा ही अलग लेवल पर था और उसके साथ का ड्रैगन की पावर भी कम नहीं थी। तभी बैरन अपने पावर की मदद से वहां पर अपनी आर्मी को बुलाता है, जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा थी। अजाइल तो उन्हें देख बुरी तरह घबरा जाती है। अब वो लोग क्या करेंगे? तभी वो सारे डीमंस उन पर हमला कर देते हैं। जिन्वू जल्दी से अपनी भी शैडो आर्मी को समन कर लेता है। समन होते ही वहां पर भयानक वाली जंग स्टार्ट हो जाती है। टैंक, आयरन, इग्रिस और टस्क बुरी तरह उन डीमंस को मार रहे थे। अजाइल जिन्वू की ऐसी पावर देख हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो बैरन है, यहाँ का रूलर, और जिन्वू बस एक घुसपैठिया है जिसे मार गिराना चाहिए। वो सोचने लग जाती है कि वो किसका साइड ले। तभी बैरन अपने लाइटनिंग की मदद से आसमान से बहुत खतरनाक वाला बिजली गिराता है, जिससे जिन्वू की आर्मी को बहुत नुकसान होता है। लाइटनिंग इज़राइल को भी लगने वाली थी, पर जिन्वू उसे बचा लेता है। जिन्वू जानता था कि वो बिजली मामूली नहीं थी। उसे लगते ही खेल खत्म। जिन्वू अपने सोल्जर्स को फिर से समन कर लेता है, पर अगर बार बार वार लगे तो उसका मैना जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जिन्वू अब बैरन को ही खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्वू पहले स्टीलिथ यूज करके गायब हो जाता है, फिर स्पीड बढ़ाकर अपने डैगर से बैरन पर उछलकर हमला कर देता है, पर बैरन उसे रोक देता है। जिन्वू हैरान था क्योंकि उसने उसका स्टीलिथ कैसे देखा। तभी बैरन जिन्वू को जमीन पर मारकर उस पर जोर से थंडर अटैक करता है। जिन्वू तो कैसे तैसे बचा था। तभी जिन्वू के कहने पर टस्क स्फीयर के दुगने पावर की मदद से बैरन पर जोर से फायर अटैक करता है। इससे बैरन को तो कुछ नहीं होता, पर उसका ध्यान भटक जाता है। इसका फायदा उठाकर एग्रिस उस ड्रैगन का गला काट देता है। ड्रैगन के साथ बैरन भी नीचे गिर पड़ता है, पर बैरन अब और भी गुस्सा हो गया था। दूसरी तरफ हंटर्स की मीटिंग चल रही थी। जापान से ड्रोन स्वॉर्ड हंटर के मेंबर्स आए हुए थे, हांकवा और गिल्ड मास्टर गोटो रियोजी। उसे उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए हांकवा ट्रांसलेटर थी। उनकी गिल्ड में टोटल 11 एस रैंक हंटर्स थे। ये जापान की सबसे बड़ी गिल्ड और पूरे एशिया की दूसरे नंबर पर है। हांकवा सबसे पहले तो चेयरमैन को और बाकियों से शुक्रिया करती है ज्वाइंट मिशन के लिए, और फिर उन्हें विंग्ड आंट्स की इंफॉर्मेशन बताती है। इसमें 2 पॉइंट काफी जरूरी है। एक है उनका लाइफ स्पैन, ये आंट काफी तेजी से बड़ी होती है, लेकिन सिर्फ 1 साल ही जिंदा रह पाती है। और दूसरा पॉइंट है उनकी बर्ताव, वो आंट्स ताकतवर दुश्मनों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। वो लोग इसी के मुताबिक ऑपरेशन प्लान करेंगे। प्लान की बात करें तो गोटो कहता है कि ड्रोन स्वॉर्ड के गिल्ड के 11 में से 10 एस रैंक हंटर्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें वो भी होगा। वो लोग उन आंट्स को बाहर निकालेंगे, और तब तक वो चाहते हैं कि उनकी टीम क्वीन आंट का सफाया कर दे। चेयरमैन गो को उसका प्लान काफी सही लगता है, और वो भी इसी स्ट्रेटेजी के मुताबिक चलेंगे। उधर डीमन कैसल में बड़ी भयानक युद्ध चल रही थी। जिन्वू की आर्मी कम हो चुकी थी और उसका मैना भी।
पर जिन्वू के पास टाइम नहीं मिल रहा था कि मैना को रिस्टोर कर सके। और बैरन से टस्क, आयरन, इग्रिस, टैंक और जिन्वू एक साथ लड़ रहे थे, पर बैरन कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। वो सभी को एक साथ ही संभाल ले रहा था, यहाँ तक कि वो जिन्वू के हमले को ब्लॉक करके उसे सर से पकड़कर उठा लेता है। वो जिन्वू को अपने तलवार से मारने ही वाला होता है कि टस्क उसे पीछे से पकड़ लेता है। उसका ध्यान भटकते ही जिन्वू उसके एक हाथ पर अपने दोनों खंजर से हमला कर देता है और फिर दूसरे हाथ पर इग्रिस हमला कर देता है। टस्क और आयरन उसे पीछे से पकड़े हुए थे, पर इसका कोई फायदा नहीं था। बैरन अपने पावर की मदद से एक ही बार में इग्रिस, आयरन, टस्क को खत्म कर देता है और जिन्वू को दूर कर देता है। अब जिन्वू का सारा मैना खत्म हो चुका था, पर बैरन को कुछ फर्क नहीं पड़ा था। वो अपने दोनों तलवार के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिन्वू भी अपने दोनों डैगर के साथ बैरन पर टूट पड़ता है। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे थे। वो काफी भयानक फाइट चल रही थी, पर बैरन शायद जिन्वू से ज्यादा ताकतवर था। बैरन जिन्वू को मारकर उसका डैगर दूर कर देता है, फिर अपने दोनों तलवार से जिन्वू पर हमला कर देता है, पर जिन्वू कैसे तैसे अपने हाथों से उसे रोक लेता है। जिन्वू की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। तभी बैरन अपने मुंह से जिन्वू को मारने के लिए थंडर अटैक तैयार करने लग जाता है। जिन्वू ने तो अब उम्मीद ही छोड़ दिया था कि वो अब बच भी पाएगा, लेकिन तभी एजाइल अपना हथियार बैरन पर फेंककर उसका ध्यान भटका लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर जिन्वू अपने फुल पावर के साथ रूलर हैंड का इस्तेमाल करके उसके पहले दोनों हाथों को उखाड़ देता है और फिर उसे उसके मुंह पर जोरदार हमला करता है। वो हमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। बैरन वहीं पर ढेर हो जाता है। उसने डीमन मोनार्क को हरा दिया था। बैरन के मरते ही वहां पर शांति हो जाती है। जिन्वू एजाइल से कहता है, एजाइल घर जाओ और अपने डैड को कह दो कि अब से यहाँ पर रेडाइसू फैमिली का राज होगा। ये सुनकर एजाइल की आंखों में तो आंसू निकल आते हैं, पर वो कहती है, जिन्वू सन, रेडाइसू नहीं, रेडायरू है।